4 युद्ध हुए, कुल 4 युद्ध। और 4 युद्ध, टोटल 4 वॉर ये थे आपका। और 4 वॉर कैसे-कैसे हुए? इसमें जो पहला वॉर हुआ वो 1767 से 69 तक चलेगा। फिर दूसरा वॉर होगा वो 1780 से 84 तक चलेगा। तीसरा जो वॉर होगा वो 1790 से लेकर के 92 तक चलेगा। और चौथा चलेगा आपका 1799 में, यानी 1799 में। ओके? ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है और आगे बढ़ना है। ओके? तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये आपका पहला आंग्ल-मैसूर युद्ध है। ये आपका दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध है। ये आपका तीसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध है, एंग्लो-मैसूर वॉर जिसको आप कहें। और ये चौथा था। कुल मिलाकर कितने युद्ध हुए? 4 युद्ध हुए। ओके? यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं, देखेंगे। थोड़ा-सा आपका बैकएंड पे चलते हैं, वहाँ समझते हैं। मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर बताया था कि 1336 में एक साम्राज्य बना था। उस साम्राज्य का नाम हुआ करता था विजयनगर। और साथ ही 1347 में 1347 में एक और स्टेट बना था, जो इंडिपेंडेंट हो गया था, उसका नाम था बहमनी, जिसकी स्थापना आपका हसन गंगू ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरि और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। तो उन दोनों को ध्यान में देना है। कब बने थे दोनों स्टेट, जरा सोचिए। आप कहेंगे भैया 1336 में बना था आपका विजयनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा, और एक था आपका बीदर, और पांचवा इसमें बन गया था बरार। क्या बोलेंगे? बरार इसमें बना। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों में परस्पर संघर्ष रहता था इन दोनों में, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे और एक दूसरे को टेक ओवर करना चाहते थे। तो इसी संघर्ष में क्या हुआ, विजयनगर अक्सर ये चालाकियां करता रहता था कि कैसे भी करके इन छोटे-छोटे राज्यों को, या छोटे-छोटे जो आपका अभी एरिया है, इनको अपने अंदर मिला लिया जाए। तो इसकी सूचना इनको भी थी कि भई ये अक्सर जो है विजयनगर हमको हड़पना चाहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में यहाँ के इन 4 के राजाओं ने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए भविष्य के लिए। आपस में शादियां की। वैवाहिक संबंधों के द्वारा इन चारों ने एक दूसरे को क्या किया, एकीकृत किया, मतलब यूनिफाइड कर लिया खुद को। और फिर कहते हैं कि भई अब हमको विजयनगर साम्राज्य से युद्ध करना है। तो बरार इनके साथ नहीं हुआ था। अगर आपसे मैं कभी क्वेश्चन पूछूंगा कि बीजा जो आपका साथी बहमनी साम्राज्यों का संघर्ष हुआ विजयनगर के साथ में, उसमें आपका मुझे बताइए कि बहमनी साम्राज्य के कितने हिस्सों ने भाग लिया था, या कितने क्षेत्र उसके शामिल थे? तो संख्या में क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4 शामिल थे। अब मैं पूछ लूं कौन सा शामिल नहीं था विजयनगर के साथ संघर्ष में, तो आप कहेंगे बरार शामिल नहीं था। और इन चारों ने क्या किया, आपस में प्लानिंग करके कि विजयनगर विजयनगर का उस समय साम्राज्य राजा हुआ करता था राम राय। राम राय। और इन सबके बीच में एक संघर्ष हुआ जिसको हम बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। ये हम जब विजयनगर समझाएंगे तब आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध बोल दें, या इसको कई बार राक्षसी तांगड़ी गांव में ये हुआ था, राक्षसी तांगड़ी में हुआ था, या इसी को राक्षसी तांगड़ी, या इसी को बन्नी हट्टी का वॉर भी कहते हैं। ये हुआ था साथी आपका संघर्ष 1665 में। 1665 में ये वॉर हुआ। इस 1665 के वॉर में आपको बहुत ध्यान से समझना है। इस 1665 के वॉर में जब ये आपस में टकराते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। कौन हारा इस संघर्ष में? तो विजयनगर की जो है इसमें क्या हो गई थी, हार हुई। यानी कि विजयनगर की इसमें पराजय हो जाती है, विजयनगर डिफीट हो जाता है। या हम कह सकते हैं बहमनी एम्पायर डिफीटेड विजयनगर, ये विजयनगर हो गया पराजित। अब विजयनगर जब पराजित हो गया तो विजयनगर में भी क्या हुआ कि विजयनगर भी बट गया पराजित होने के बाद में, और उसमें भी छोटे-छोटे कई स्वतंत्र शासक बने। उन्हीं शासकों में से एक था वाडियार जगह का शासक, जिसको वाडियार वंश का शासक भी बोलते हैं, चिक्का कृष्णराज। कौन था? इसी में से साथी फिर निकला आपका विजयनगर से ही आपका क्या, वाडियार वंश। और जो वाडियार डायनेस्टी था, वाडियार वंश, इसका शासक था आपका चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज, ये जिसको कि चिक्का कृष्णराज वाडियार द्वितीय भी कहा जाता है। उतना अभी आपको नहीं जानना है, वो तो हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य। ये कहानी क्लियर है? बताएंगे जरा फटाफट से। अरे साथियों, उसके समय पे क्या था कि उसके समय पर 2 भाई शासन को चला रहे थे। उन दोनों भाइयों का नाम था, एक का नंदराज, नंदराज, और एक भाई का नाम था उसका कृष्णराज, कृष्णराज। अब ये डिटेल आप समझ गए होंगे मैं क्यों दे रहा हूँ। और इस नंदराज के जो सेना है, इसका सैनिक हुआ करता था आपका हैदर अली। हैदर अली, क्योंकि जो संघर्ष हुआ है अंग्रेजों का मैसूर में, वो हुआ है आपका हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ में। तो कभी भी मैं ओरिजिन आपसे जानना चाहूं कि भैया हैदर अली कहां से आ गया भारतीय इतिहास में, आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया 2 स्वतंत्र राज्य बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें विजयनगर की पराजय हुई। विजयनगर छोटे-छोटे खंडों में विभाजित हो गया। वहां पर एक वाडियार वंश उभरा, और उस वाडियार वंश का ऐसा नहीं था कि वाडियार वंश एकदम से उभर गया, प्राचीन शासक भी थे इनके। और चिक्का कृष्णराज इस वंश का 18वां शासक था, 18th रूलर था। तो चिक्का कृष्णराज बहुत मजबूत शासक नहीं था, शक्तिशाली शासक नहीं था। उसके समय पर वो एक नाममात्र का शासक था, और वास्तविक शक्ति जो है वो 2 भाइयों नंदराज और कृष्णराज के हाथों में थी। उन्हीं भाइयों में से जो नंदराज था उसकी सेना में सैनिक था हैदर अली। हम सब कर दीजिए, कहानी क्लियर है। सारे लोग बताइए। ये हैदर अली था जिसने आज आप देखते होगे एक आपने जैसे बंदूकें देखी होंगी, तो बंदूकों में आगे आपने देखा हो चाकू लगा रहता है, या कई बार बंदूकों में आगे नुकीली चीज लगाई जाती है, कई बार गोली की स्थिति ना हो तो उससे क्या है आपका इस तरह से वार किया जा सके। देखा है? तो ये सब जो अस्त्र भारत में आने शुरू किए आपका बंदूकों के साथ में, तो इंडिगुल में ही बनते थे और अपनी पावर बढ़ाने लगा वो। और मैं अगर कहूं तो हैदर अली एक कूटनीतिक व्यक्ति था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि भाई अंग्रेज जो है ना ये अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो उसको पता था अंग्रेजों की नीति जो है वह गलत है। और इसी समय पर आपको याद होगा कि अंग्रेज कहां पर व्यस्त थे? आप कहेंगे 1755 के टाइम पे अंग्रेज कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल व्यस्त थे। तो अगर वो कर्नाटक युद्ध में व्यस्त थे तो उसके लिए अपोजिट साइड जो थी फ्रांसीसी, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ जो है वो अपना लिया। और फ्रांसीसियों से कहा कि भैया हम जो इंडिगुल में अभी आर्मरी बना रहे हैं, ये यहाँ पर हम कुछ वेपन्स बनाएंगे, मॉडर्न वेपन्स बनाएंगे, और हमको इसमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। तो फ्रांसीसी भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको भी अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रंट तैयार हो रहा है। और साथ में उनको पता था कि भविष्य में अंग्रेजों की नजर जो है वो मालाबार तट की तरफ हो रही है। मालाबार तट की तरफ अंग्रेजों की नजर होने का कारण क्या था? इसी समय पर आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका में क्रांति होने लग गई थी समय पर। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, तब अच्छा समझ में आएगा आपको कि अमेरिका की क्रांति से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की वॉर होने का, या फिर आंग्ल मैसूर युद्ध होने का क्या कारण है। ठीक है, कहने का मतलब है कि भैया ये मालाबार तट पर, यानी कि यहाँ पर। और अंग्रेज इधर अगर हम बात करें आपसे 1764 में क्या है, बक्सर का युद्ध जीत चुके थे। अब अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में इधर देख रहे थे, तो अंग्रेज यहाँ कैसे कामयाब हो, इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया? देखो यहाँ पर कौन थे? मराठा। महाराष्ट्र में कौन थे? मराठा। ठीक है, और इधर आपका जो है, इधर कौन थी? निजाम शाही थी, निजाम जो हैदराबाद के निजाम थे। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई मराठों और निजाम का सहयोग ले लेते हैं, और मराठों और निजाम ने यदि हमको संघर्ष आपका सहयोग कर दिया तो हमारे लिए जो ये संघर्ष है इसके खिलाफ वो बहुत आसान हो जाएगा। अब इनका साथ मराठे क्यों थे? तो इन्होंने क्या किया, मराठों को पैसा ऑफर किया। इन्होंने कहा मराठों को क्या दे दिया इन्होंने? मराठों को दे दिया इन्होंने पैसा, और साथ में निजाम को दे दिया कुछ क्षेत्र, ये वाले निजाम को क्या दे दिया? कुछ क्षेत्र दे दिया। और इस तरह से ये इनकी अपनी मतलब चालाकी थी कि भाई हम इस तरह से कुछ कर लेते हैं, और हमको किसके खिलाफ लड़ना है? हमको लड़ना है आपका हैदर अली के खिलाफ में। यही सूचना हैदर अली के पास जाती है। हैदर अली जाकर के मराठों से मुलाकात करता है, और हैदर अली ये बोलता है कि भाई एक बात बताओ कि तुम जो अंग्रेजों से पैसा ले रहे हो, तो वो पैसा तो हम भी तुमको दे सकते हैं। तो कहते हैं कि जो पैसा ऑफर किया अंग्रेजों ने, उससे ज्यादा धन दिया किसने? आपका वो दे दिया पैसा आपका किसने? हैदर अली ने। और जो क्षेत्र वो निजाम को ऑफर कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे ज्यादा क्षेत्र दे दिया किसको? निजाम को। और हैदर अली ने अपनी कूटनीति से क्या किया? मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। हाँ या ना? बात क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कौन है इसके विरोधी यहाँ पर, जिसकी अंग्रेज मदद ले सकते थे? मराठा और निजाम। तो उन्होंने क्या बोला गया, इसमें जीत हुई किसकी? हैदर अली की। अब अंग्रेज तो बेचारे, जो उनकी अच्छी खासी इमेज बनी हुई थी, वो एकदम से धूमिल हो गई। एकदम से उनकी जो इमेज थी बक्सर को जीतने के बाद में, वो एकदम से खराब हो गई। और अंग्रेज अधिकारी जो था इसमें, ये वायरलस्ट था, ये हारा गया। वायरलस्ट ये इसमें नेतृत्व कर रहा था, इसकी हार हो गई।
और भैया बल्ले बल्ले हो गई, ये समझिए एकदम से क्या हुआ, हैदर अली की जो है बहुत अधिक अगर कहते हैं कि उस समय पर प्रशंसा हुई कि उसने जीती हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया है और उसने अपनी चालाकियों से या अपनी कूटनीति से कहिए कि मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। अब तो ऐसा भारत दिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खाड़ फेंकेगा और भारतीय शासक जो है वो सब इकट्ठे होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, ये स्थिति बन गई। अब आपको पता होगा इसी समय पर एक घटना और हुई, इसी समय पर आपको पता होना चाहिए 1769 के बाद के कुछ वर्षों की बात करेंगे। 1700 क्या बोलेंगे यहाँ पर, 1771 का जिक्र करेंगे, 2 साल बाद की बात। देखो 2 साल बाद की बात का कैसे, और मैं पहले बताऊँ थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको। जब अंग्रेज इस युद्ध को हार गए, यानी कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में जब अंग्रेजों की हार हुई, तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया हैदर अली को। उन्होंने हैदर अली को कहा कि भविष्य में जब कभी भी मैसूर साम्राज्य को युद्ध की आवश्यकता होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका साथ देगी। अब मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ईस्ट इंडिया कंपनी को साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप कहेंगे हाँ जी देना चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद में मराठाओं को लगा कि भाई जो पैसा दिया है मैसूर ने हमको वो उपयुक्त नहीं है, या कहते हैं मराठाओं ने आपका मैसूर पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो मराठाओं ने जो मैसूर पर आक्रमण किया वो किया 1771 में, उसको समझिए क्या बोलेंगे। 1771 में मराठों ने मराठों ने मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, मैसूर पर आक्रमण किया। क्योंकि सबको पहले कोई ऐसा तो था नहीं कि संधि हो गई या बातचीत हो गई। आप सोचे कि भैया बातचीत हो गई थी तो इनकी तो बातचीत टूट जाती थी। क्या बोलेंगे, इन 1771 क्या था, लेकिन लेकिन अंग्रेजों ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। अब ये मत सोच लेना हैदर अली का साथ क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो संधि हुई उसमें ये बात हुई थी कि भैया तुम पैसा दोगे, एक तो युद्ध में जो खर्चा हुआ है ये तुम अंग्रेजों को देना है, और साथ में भविष्य के लिए प्रॉमिस करना है कि कोई भी वॉर होगा तो उस फ्रंट पे आप खड़े मिलेंगे। अच्छी मत बात करो अतिरिक्त प्लीज, आप देखते नहीं हो जो अतिरिक्त बातें करते हैं, जिनका क्लास में ध्यान नहीं होता उनको मुक्ति दे दिया करो। तो बार बार बोलते हैं फर्क नहीं होता, ये सही इलाज है ना, मुक्ति मोक्ष निर्माण। अब फ्रांसीसी किसका सपोर्टर है, तो फ्रांसीसी सपोर्टर है हैदर अली के, और साथ में ये जो माही पड़ता था ये उस समय में आपका हैदर अली की सीमाओं में स्थित था। तो हैदर अली को तो चैलेंज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर, भैया हम तुम्हारी टेरिटरी तुमसे छीन रहे हैं और तुम बताओ तुम फ्रांसीसियों के दोस्त हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अब बड़ी चिंता हुई यहाँ पर, यार अंग्रेज तो हारे थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था तो वापस अटैक करने लगे, ये तो बड़े चालू और कूटनीतिक हैं। तो यहाँ पर उसको एक समझ आती है, देखो यहाँ की स्थितियां दो हैं, दोनों स्थितियों को आपका अध्ययन करना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, रिलेट करना थोड़ा, मैं आपसे पूछूं यूएसए कब स्वतंत्र हुआ था, अमेरिका अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, तो आप कहेंगे अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ था भैया, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में। ये इसी समय की बात है, इस घटना का बड़ा प्रभाव है भारतीय राजनीति। तो 1776 में अमेरिका जो आपका आजाद हुआ, इधर अमेरिका पड़ता है, इधर आपका अमेरिका से इधर की तरफ देखेंगे अफ्रीका है, और अफ्रीका से इधर क्या है आपका एशिया है। तो यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर आपका अफ्रीका है, और यहाँ पर है आपका क्या, अमेरिका। तो इन घटनाओं का क्या संबंध है वो समझना। जब अमेरिका आजाद हो गया तो अमेरिका में भी कौन लोग दो व्यापार करते थे, यहाँ पर भी ब्रिटिशियर्स थे और यहाँ पर आपका फ्रेंच भी थे, ब्रिटिशियर्स भी थे और फ्रेंच भी थे, दोनों का लाभ होता था यहाँ पर। अमेरिका जब मुक्त हुआ 1706 में तो वो फ्रांसीसियों के सहयोग की वजह से हुआ, और ब्रिटेन को वहाँ पर क्या था, अपना कब्जा छोड़ना पड़ा। अब ये जो जगह है आपका अफ्रीका, इसको भी हम क्यों बता रहे हैं, तो अफ्रीका से भी आपका ब्रिटेन के लोग व्यापार करते थे, यहाँ पर दास प्रथा थी, और दास प्रथा के तहत क्या करते थे, अफ्रीका से बहुत सारे दासों को खरीद करके अमेरिका में बेचते थे, और अमेरिका से प्राप्त करते थे वो यहाँ से कॉटन अर्थात कपास, कपास के कपड़े जाते थे, कपास जाता था यहाँ आपका कहाँ पर, ब्रिटेन में यानी कि यूरोप में, और यूरोप से क्या होता था, उस कपास को कपड़े बना करके उसको इंडिया के बाजारों में बेचा जाता था, एशिया के बाजारों में बेचा जाता था। कपास की कहानी क्लियर है। अफ्रीका से क्या करते थे, दास उठाते थे, मैन पावर उठाते थे और उस दासों को बेचते थे आपका कहाँ पर, अमेरिका। उसके बदले में अमेरिका से उठाते थे कपास, कपास को ले जाता था ब्रिटेन, ब्रिटेन में उसको साथ ही औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी, मशीनें आपका ब्रिटेन में आ चुकी थी, तो वहाँ से कपड़ा बना के उसको एशिया के बाजारों में बेचते थे, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1776 में अमेरिका आजाद हो गया, तो मुझे बताएं क्या ब्रिटेन के पास में कपास की दिक्कत होगी, हाँ या ना, बोलेंगे भैया माही को 1773 में लिया था, नहीं भैया 1779 में लिया, 1779, 17 मैसूर पर उनकी नजर है, क्योंकि मैसूर में या मालाबार तट जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कपास बहुत पैदा होता था। तो मुख्य लड़ाई क्या थी, आपने देखा होगा महाराष्ट्र कर्नाटक, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, काली मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि जो गुजरात में भी काली मिट्टी का क्षेत्र है तो सूरत में तो अंग्रेज पहले से ही है। अब अंग्रेज कहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र में वो अपनी पकड़ चाहते हैं, वो लोग आपका कर्नाटक में अपनी पकड़ चाहते हैं कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी के क्षेत्र को वो क्यों कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो कपास के लिए लड़ाई थे, अब कपास कहाँ से आएगा। तो इसलिए वो जो है अपने सारे प्रॉमिस तोड़ने को तैयार थे, अंग्रेजों के लिए किसी प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को, हाँ जी। तो 1779 में यहाँ पर याद रखेंगे अंग्रेजों ने माही से फ्रांसीसी को जीत लिया, और साथ में उन्होंने फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में संधि हुई थी, यहाँ पर एक ट्रीटी साइन हुई थी, उसको लिख लेना, उस ट्रीटी का नाम है मद्रास की संधि, उसको तोड़ दिया। मद्रास की संधि, कभी भी आपसे पूछे मद्रास की संधि कब हुई थी, जब वॉर खत्म होता है तो लास्ट ईयर यानी कि 1769 में, 1769 में। तो अब यहाँ पर प्रश्न बन गया किसके लिए, क्वेश्चन वापस आए तो आपका एक चिंताजनक स्थिति थी आपके समय हैदर अली के लिए। हैदर अली फिर से जाता है किसके पास में, मराठाओं के पास में और निजाम के पास में, क्योंकि इस समय पर क्या था, अंग्रेज मराठाओं को भी अपना प्रतिद्वंदी समझते थे और अंग्रेज मराठा संघर्ष भी चल रहा था। तो वो मराठे जिन्होंने एक समय पर मैसूर पर आक्रमण किया था, उससे पहले संधि भी थी, फिर से संधि हो गई और इसको बोलते हैं त्रिगुट संधि बन गई। तो फिर से कौन एक हो गए बताएं जरा, अंग्रेजी राज के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो जो मैसूर से अपना प्रॉमिस नहीं निभा रहे हैं और मराठाओं के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, ये तो भविष्य के लिए फिर सब लोगों को एक होना पड़ेगा। और याद रख लेना 1779 में, 1779 में एक तो आपका मैसूर यानी कि हैदर अली के द्वारा जो स्थापित था मैसूर, मराठे और निजाम में संधि हुई, यानी उनमें बातचीत हो गई, भैया हमको जो है अंग्रेजों से लड़ना होगा। ए ट्रीटी साइन बिटवीन ए ट्रीटी, मुझे क्या क्या हुआ था। जैसे ही हैदर अली की बातचीत हो गई आपका मराठा और निजाम से, तो उन्होंने सबसे पहले कहा अच्छा ये माही को जीतेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इनका सेंटर है 1780 में अरकाट पर आक्रमण किया, अरकाट पर हैदर अली ने आक्रमण किया, हैदर अली ने आक्रमण किया, हैदर अली वर्सेज। अब अंग्रेजों को पता चलता है, अंग्रेज अपना एक सेना नायक था जिसका नाम था आयरकूट, आयरकूट को भेजते हैं कि भाई तुम जाकर के कैसे भी इसको कंट्रोल करो। वर्ष 1780 चल रहा है, युद्ध शुरू हो चुका है, जगह क्या हुआ, मैसूर और अंग्रेजों के बीच में झड़प होने लगी, और ज्यादातर जगह हाल ये था कि हर जगह मैसूर की जीत हो रही, हर जगह कहीं कहीं छिटपुट झड़पों में ईस्ट इंडिया कंपनी की बेशक जीत हो जाती थी, लेकिन ज्यादा जगह कामयाब कौन था, तो हैदर अली। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने देखा कि यार हैदर अली कामयाब क्यों है, उनको समझ आ गया कि मराठों का हमसे साथ छूट गया है। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच ट्रीटी साइन हुई थी, सलबाई की संधि 1782 में, ये हम आपको अंगल मराठा युद्ध में बताएंगे, अभी आप कहीं किनारे पर लिख लेना। 1782 में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको बोलते हैं सालबाई की संधि। ये किस किसके बीच में हुई थी, सालबाई संधि हुई थी आपका अंग्रेजों और मराठे के बीच में, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच में,
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उसी समय पर अंग्रेज और मराठों ने फिर से संधि कर ली। भैया किसी का साइड पता ही नहीं चलता था, कोई किसी से कभी भी संधि कर लेता था अपने हितों के चलते हुए। भारतवर्ष की किसी को चिंता नहीं थी, सबको अपने अपने क्षेत्र बचाने थे, अपने अपने राजवंश बचाने थे, ठीक है। तो 1782 में सलवाई की संधि हुई तो अंग्रेज क्या हुए, मराठों के बीच में। और ये जो मराठे थे इसमें मराठे थे प्रमुख थे सिंधिया, सिंधिया जो मराठे थे, और जो आपका भोसले मराठे थे, भोसले, इन मराठों को उसने अपने तरफ कर लिया। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई एक काम करेंगे, अब तुम्हारी तो हम लोगों के प्रति जो प्रतिबद्धता बनती है उसके तहत तुमको हैदर अली के खिलाफ हमारा सहयोग करना होगा। और उन्होंने हैदर अली के खिलाफ एक सेना भेजी, हैदर अली वर्सेज वर्सेज आयरकूट। आयरकूट आयरकूट कहाँ का सेनापति था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये जो संघर्ष हुआ इसको बोलते हैं पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध। अब चूंकि भैया एकदम से बीच युद्ध में जो मराठों के सहयोग से वो लड़ रहा था और मराठे ही सहयोग छोड़ देंगे तो उसकी सेना कमजोर पड़ेगी, हाँ या ना। अब बोले यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी एकदम से हैदर अली कमजोर पड़ गया होगा। और निजाम का तो ये था कि वो देखता था मराठों का रुख किधर है, उसको भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, तो उनका पक्ष वैसे ही हो जाता था। तो मराठों और निजाम ने इसका साथ छोड़ दिया और हैदर अली एकदम से कमजोर पड़ गया। अब हैदर अली कमजोर पड़ गया तो इसी युद्ध भूमि में पोर्टा नोवा के वॉर में क्या हुआ, हैदर अली की मौत हो गई। यहीं पर क्या हो गया, हैदर अली की डेथ हो गई, हैदर अली की डेथ हो गई। और ये वॉर हुआ था आपका पोर्टा नोवा का युद्ध 1782। तो कहने का मतलब है हैदर अली की डेथ कब हुई, 1782 में। वो वॉर फील्ड में ही मारा गया, यानी युद्ध भूमि में ही वो मारा गया। अब इसी हैदर अली का बेटा है शेर मैसूर, जिसको बाद में कहा गया टीपू सुल्तान। क्या बोलेंगे, हैदर अली का जो पुत्र था तो साइन हुई आपका 1784 में, 1784 में। इस संधि में क्या हुआ, इसमें क्या किया गया कि सभी क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, जिसने जिस किसी का भी क्षेत्र जीत रखा था। तो बंगलौर संधि से क्या हो गया, सभी विजित क्षेत्र वापस हुए, सभी विजित क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए, एक दूसरे को वापस कर दिए गए, वापस कर दिए गए, कर दिए गए। ये कहानी है। तो यहाँ पर समझिए अब कौन आ गया, अब बताइए मैसूर को जो आपका लीड कर रहा है वो व्यक्ति है आपका टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान बड़े कमाल का आदमी है। टीपू सुल्तान जब गद्दी पर बैठा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। अब उसने देखा कि भारत में जो संघर्ष चल रहा है और इसी संघर्ष में आपका एक पक्ष तो फ्रांसीसियों का है और एक आपका अंग्रेजों का है, तो उसने फ्रांसीसियों का साथ लिया क्योंकि उसको फ्रांसीसियों में ईमानदारी ज्यादा दिखी अंग्रेजों के मुकाबले। क्योंकि आपने देखा होगा फ्रांसीसी ज्यादातर भारतीय राजाओं का जो है आदेशों का पालन करते थे, अच्छे संबंध बनाए रखते थे। तो इसने कहा कि भाई मुझको जो है एकदम से एक मॉडर्न सेना चाहिए, एक नेवी चाहिए मॉडर्न, ठीक है, एक मॉडर्न आपका जैसे डिंडीगुल में हैदर अली ने बनाया था उसी तरह से इसने कहा मुझको मिसाइल बनानी है, मुझको गोला बारूद ये सब बनाना है। और इसमें फ्रांसीसियों के साथ में उसका करार हो गया। और साथ में आपका जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका भी बहुत बड़ा, अगर मैं कहूँ कि एक प्रशंसक था ये फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा, ये अगर मैं कह सकता हूँ आपका, उसको फॉलो करने वाला एक व्यक्ति बना, उसके आदर्शों को इसने अपने जीवन में अपनाया। इसलिए जब ये गद्दी पर बैठा टीपू तो इसने खुद को सुल्तान टीपू ना कहकर के नागरिक टीपू कहा। क्या कहा इसने खुद को, बताइए जरा, नागरिक। अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति है तो वहां से कौन सी चीजें हमारे संविधान में ली गई हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक शब्द जरा सोचिए तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये फ्रांसीसियों से इतना प्रभावित था कि इसने स्वयं को जो है एक सुल्तान ना दिखा करके, क्योंकि फ्रांस में क्रांति इसलिए बात के लिए तो हुई कि राजतंत्र को हटा करके वहां लोकतंत्र स्थापित किया जाए, राजा जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबके बीच में समानता का भाव होना चाहिए। तो खुद को कहता मैं एक नागरिक हूं। तो उस समय इसकी जनता इससे बहुत प्रभावित हुई और ये फ्रांस गया जाकर के। फ्रांस में क्या था, फ्रांस की क्रांति के लिए कुछ बहुत सारे समुदाय थे जो फ्रांस की क्रांति में सहयोग ले रहे थे। जैसे उनमें से एक आपका जैकोबिन ग्रुप था, तो जैकोबिन ग्रुप को भी जाकर के इसने ज्वाइन किया, जैकोबिन क्लब की इसमें सदस्यता ली अगर आप पढ़ते होंगे तो। यानी कि ये फ्रांसीसियों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट पाने में सफल हुआ। इसका रुख किधर हो गया, फ्रांसीसियों की तरफ। अच्छा अंग्रेज को देख रहे हैं इस समय पर, अच्छा बेटा, क्योंकि अभी 1784 में वॉर खत्म हुआ, अभी लड़ने की स्थिति है नहीं। और अंग्रेज इस समय परिस्थिति क्या है कि अंग्रेज मराठों से एक संधि कर चुके थे, मराठों ने आपका साथ देना बंद कर दिया था आपका किसका, हैदर अली का। अब हैदर अली को इस बात की बड़ी चिंता थी कि मराठे अगर मेरे साथ आ जाए, ये निजाम मेरे साथ आ जाए तो बात बन जाए। लेकिन वो जो टीपू सुल्तान है वो हैदर अली की तरह कूटनीतिक नहीं था और वह मराठों और निजाम को अपने सहयोग में नहीं ला पाया। और इसमें सफल कौन हो गई, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यक्ति हुआ करता था इस समय पर आपका कार्नवालिस। यहाँ लिखना, इस युद्ध के बाद में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जैसे कि यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, कुछ वर्ष बताया मैंने 1784 में। ये जो मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी इस समय तो आपका यहाँ पर था हेस्टिंग्स। यहाँ पर कौन था आपका, वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1785 तक रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स, मैं आपको गवर्नर के समय पर बताऊंगा। और यहाँ पर तीसरा युद्ध के समय आ गया था कार्नवालिस। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, तीसरा आंग्ल मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हुआ। जैसे मैंने बताया 1779 में। आपसे मैं पूछूं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या रहा, तो आप कहेंगे जो अंग्रेज थे उन्होंने माही पर कब्जा कर लिया था भैया, फ्रांसीसियों के अधीन था और मैसूर साम्राज्य में था, तो इसलिए चैलेंज बनी, तो मैसूर ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हुआ। तीसरे का क्या कारण रहा इसी तरह, तो तीसरे का कारण ये रहा कि इस समय पर आपका एक त्रावणकोर का शासक था, त्रावणकोर। त्रावणकोर अगर आप समझे तो त्रावणकोर कहाँ पड़ता है आपका, केरल में स्थित है। तो यहाँ पर जो त्रावणकोर था, त्रावणकोर, त्रावणकोर कहाँ पड़ता है, केरला में। तो जो त्रावणकोर का शासक था वो 2 द्वीप खरीदने की आपका प्लानिंग में रहता है। यानी यहाँ का जो राजा था वो आपका केरला में बोले तो कोचीन में, कोचीन में, कोचीन में क्या हो रहा था यहाँ पर, कोचीन में 2 द्वीप बिक रहे थे, कोचीन में 2 आइलैंड यानी कि 2 द्वीप। अब उन द्वीप जो है द्वीपों को खरीदने की तैयारी में कौन है, आपका केरल का राजा। और ये जो केरल का राजा है त्रावणकोर का, इसके ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे। इसमें क्या दिक्कत हुई, अच्छे संबंध थे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्या कोई खरीदारी नहीं कर सकता। बात क्या थी, इसके अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से अच्छे संबंध थे तो जो कोचीन के दोनों द्वीप थे, ये कोचीन ये थे आपका मैसूर की सीमा में, मैसूर की सीमा में। तो मुझे बताएं अगर ये द्वीपों की खरीदारी हो जाती तो क्या अंग्रेज प्रभावित नहीं करते भविष्य में, हाँ या ना। आप कहेंगे मैसूर की सीमा में स्थित थे, मैसूर की सीमा में ये स्थित थे। तो इसने कहा त्रावणकोर के राजा से कि तुम ये नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि अगर तुम इसको खरीदोगे तो इसका फायदा कल को ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी और हमारी जो आंतरिक आपका सुरक्षा है उससे इसको जो है ठेस पहुंचेगी, उसमें सेंध लगेगी। बात तो ठीक थी एकदम से टीपू सुल्तान की। उसने मैसेज भिजवाया त्रावणकोर के राजा को, तो त्रावणकोर का राजा तब भी उस डील पर पीछे नहीं हटा और उस बात को आगे बढ़ाए रखता है। और जब वो नहीं मानता है तो फिर क्या मजबूरी बन जाती है टीपू सुल्तान की किस पर आक्रमण करने की, तो टीपू सुल्तान त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण कर देता है। अब अंग्रेजों को तो यही मौका चाहिए, अंग्रेजों को मौका मिल गया। भाई अंग्रेज मौका ही तो ढूंढते थे। अंग्रेजों को क्या था कि भाई कहीं भी वॉर हो तो उनको अपना जो टांग फंसाना था, उनको ये मौका मिल गया कि भाई ठीक है हमको वॉर करना है। और अंग्रेजों ने क्या किया इस समय पर आपका किसका साथ दिया, त्रावणकोर का शासक का साथ दिया इसी को, यानी कि कौन भिड़ गए आपस में, अंग्रेज और मैसूर फिर से एक दूसरे के सामने आ गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताएं बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी। तो इसमें क्या हुआ तीसरा, ठीक है, यानी कि सामने सामने आपका युद्ध हो गया। लेकिन भैया इसमें क्या हो गया, टीपू सुल्तान हार गया। ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो टीपू सुल्तान जब इसमें हार जाता है तो उसके बाद में एक संधि साइन हुई। टीपू सुल्तान क्योंकि मजबूर हो चुका था तो टीपू सुल्तान के साथ में उन्होंने एक संधि साइन की, श्रीरंगपट्टनम की संधि। क्या बोलेंगे, 50% जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना है, अपना 50% एरिया दोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, 3 करोड़ रुपए हर्जाना दोगे, 3 करोड़ रुपए कंपनसेशन दोगे। हर्जाना अर्थात आपका कंपनसेशन, हर्जाना अर्थात कंपनसेशन, कंपनसेशन, ठीक है।
और 3 करोड़ हर्जाना। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, आपको याद हो तो जब यहाँ 1792 में ये युद्ध खत्म हुआ, एक घटना घटी कि जैसे ही टीपू सुल्तान हारा तो टीपू सुल्तान के 2 बेटे को इन्होंने क्या कर लिया, आपका बंधक बना लिया, यानी कि उनको अपने गिरफ्तार कर लिया या अरेस्ट कर लिया। तो 2 बेटे कहाँ थे टीपू सुल्तान के, वो अंग्रेजों की कैद में थे, और जब तक टीपू सुल्तान ने 3 करोड़ रुपए हर्जाना यानी कि कंपनसेशन नहीं दे दिया, तब तक उसके दोनों पुत्रों को उन्होंने नहीं छोड़ा। इस छोटे बच्चे ने देखा कि समझ गए? अब एक बात सोचिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि टीपू सुल्तान क्या मराठों से संधि करने में कामयाब हुआ था, या मराठों को अपनी तरफ करने में वो कामयाब हुआ था अपने पिता हैदर अली की तरह, जैसे उसका पिता कूटनीतिक था। टीपू सुल्तान बहादुर था, इसलिए टीपू सुल्तान को कहा जाता है आपका शेर ए मैसूर। वो बहादुर तो था, निर्भीक भी था। टीपू सुल्तान को बोलते हैं शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर कहा जाता है, मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। लेकिन ये कूटनीतिक नहीं था, ठीक है, बहुत ज्यादा दूरदर्शी भी नहीं था, तो ये कामयाब नहीं हो पाया। और कामयाब नहीं हो पाया तो उसी का हर्जाना क्या था कि मराठे और निजाम किसकी तरफ मिल गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। और मराठों और निजाम को अंग्रेजों ने प्रॉमिस ही यही किया था कि भाई तुम हमारे साथ हो जाओ, हम तुमको क्षेत्र देंगे, एरिया देंगे। और जैसे ये संधि हुई तो 50% क्षेत्र जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला तो उसने उसे मराठों और जैसे कि निजाम से उसने कह रखा था तो वो क्षेत्र दिया, लेकिन बड़ी चालाकी से दिया। देखो जैसे कैसे, जैसे जो यहाँ पर 3 शक्तियां हो गई, यहाँ पर 3 शक्तियां कौन कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक थे इसमें मराठा और एक थे इसमें निजाम, इन तीनों के बीच बंटवारा होना था, इसीलिए तो इन्होंने साथ दिया तीसरे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मालाबार वाला तट है, अब मुझे बताओ मालाबार इनको क्यों चाहिए था, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? आपको कभी कल लिखना भी पड़ा कहीं जाकर के कि क्यों अंग्रेज मतलब मैसूर पर किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, या आपसे कह दे कि अंगल मैसूर संघर्ष पर आपका एक टिप्पणी कीजिए या उस पर प्रकाश डालिए, तो आपको समय की घटनाएं पता होनी चाहिए। स्पाइसेस, मसाले कह रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉटन, दोनों ही कारण सही है, लेकिन मुख्य कारण क्या था, कपास का, क्योंकि अमेरिका से इनको कपास मिलना बंद हो गया था। तो मालाबार तट, और एक इनकी आर्मरी कहाँ पर थी, डिंडीगुल में। डिंडीगुल में ये दोनों जगह जो बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, यानी एक तो अगर हम बात करें आपसे, यहाँ पर जो तट था वो ले लिया ज्यादातर, कुछ ही सीमा छोड़ी बस तट लगने वाली अब उसकी मैसूर की तो। और डिंडीगुल में मराठाओं से कहा कि भैया तुम ले लो, तुंगभद्रा जो नदी है, तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा नदी आप मैप में देखेंगे जान पाएंगे, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र यानी कि द नॉर्थ साइड ऑफ तुंगभद्रा रिवर आपको मिलेगा। और निजाम तुमने हमारा साथ दिया है, तुमको देंगे कृष्णा नदी और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, कृष्णा और पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र, पुन्नेर नदी के बीच का क्षेत्र यानी कि लैंड बिटवीन कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर एरिया, और लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड पुन्नेर रिवर। अब अंग्रेजों ने भैया फिर इसमें चालाकी क्या कर दी, तो अंग्रेजों ने चालाकी इसमें ये कर दी, ये जो 2 एरिया थे, इन दोनों एरिया में मराठा और निजामों का आपस में संघर्ष रहता था पहले से। यानी अंग्रेजों ने चालाकी की, अपने लिए तो बढ़िया क्षेत्र ले लिया, बढ़िया जगह तो अपने लिए ले ली, और जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया थे वो अपने सहयोगियों को दे दिए, क्योंकि अंग्रेजों की तो नजर में है ना, अच्छा ये मराठे। अब वो सोचिए आप जरा ध्यान से, यहाँ पर सिनेरियो देखिए, मैं आपको फिर से देखना होगा आपको। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर बंगाल के क्षेत्र को जीत चुकी है, ठीक है, भविष्य में वो यहाँ पर जीत जाएगी, आपका कर्नाटक वॉर में उसका ये हिस्सा भी आ गया आपका, तो आप कहेंगे भैया अगर भविष्य में वो आपका जो यहाँ पर आपका मराठा और निजाम को भी यदि जीत ले तो ये संपूर्ण जो भारत है ये किसके कवर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के। समुद्र से लगने वाला इलाका ये सब किस पर कंट्रोल हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी, और वो भविष्य में करती भी उस चीज। तो 1792 में तो वो कामयाब हो गए, दोनों को उलझा दिया, ऐसे क्षेत्र दे दिए जो आपस में डिस्प्यूटेड एरिया थे। और अब क्या होता है, अब अंग्रेजों का एक अधिकारी आया था वेलेस्ली 1798 में, अगर आपको पता हो। अभी तक हमने आपको क्या बताया, पहले उस पर प्रकाश डाल लेते हैं एक बार, तब आगे की बात करेंगे। श्रीरंगपट्टनम संधि हो गई, श्रीरंगपट्टनम संधि में किसको लॉस हुआ है बताओ, तो आप कहेंगे भैया टीपू सुल्तान को एकदम से लॉस हो गया है, टीपू सुल्तान का जो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है वो जा चुका है अंग्रेजों के पास में या मराठों के निजाम के पास में। तो कुल मिलाकर के टीपू सुल्तान एकदम से बैकफुट पे है। देखो श्रीरंगपट्टनम संधि की एक बात बताऊं तुमको, मुझे आज भी याद है जब मैंने एक बार सीएचएसएल का पेपर दिया था 2016 में, और 2016 में ही आपका जब मैंने सीपीओ दिया था, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी दोनों परीक्षाओं में श्रीरंगपट्टनम से क्वेश्चन था, सीएचएसएल से भी, और सीएचएसएल में भी था और सीपीओ में भी था, ठीक है, सीपीओ प्रीलिम्स में भी और सीएचएसएल प्रीलिम्स में, दोनों में क्वेश्चन आया था, मुझे भी याद है। तो मैं जब कभी भी इसको पढ़ाता हूं तो मैं इसको रिकॉल कराता था सबको। अब 1798 में एक गवर्नर आया था 1798 में वेलेस्ली गवर्नर बना था। वेलेस्ली कौन बना था, वेलेस्ली भैया आपका गवर्नर जनरल बना था, गवर्नर जनरल बना था। और सारी शक्तियां किसके पास होती थी आपको याद होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी हमने आपको पढ़ाया, 1784 का पॉलिटी में हमने आपको पढ़ाया कि गवर्नर जनरल एक बड़ी शक्ति था। भारत में जो कोई भी ट्रीटी वगैरह साइन होती थी तो वो सब किसकी परमिशन से होती थी, तो गवर्नर जनरल की परमिशन से होती थी, वो सबसे मतलब चीफ पर्सन था ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। ओके, तो गवर्नर ये जब वेलेस्ली भारत में आया तो वेलेस्ली ने एक भारत में एक पॉलिसी लेके आया था, बताओ कौन सी नीति थी इसकी, तो ये लेके आया था भारत में सहायक संधि। अभी हम आपको भविष्य में पढ़ाएंगे सहायक संधि, ठीक है, सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या था कि इसने बहुत से भारतीय राजाओं को इस सहायक संधि के तहत हड़पा। कैसे भैया, देखो जो भी भारत राज्य था जैसे ए राज्य और बी राज्य, आपस में इनके संघर्ष रहते थे बहुत सारे के, तो ए राज्य से प्रॉमिस क्या करते थे कि भैया तुम एक काम करो, तुमको अगर अपने पड़ोसी से संरक्षण चाहिए तो तुम सहायक संधि को अपना लो, और सहायक संधि को यदि तुम अपना लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम एक सेना दे देंगे तुमको, एक सेना दे देंगे, उस सेना का रखरखाव तुम ही करोगे, पैसा तुम ही दोगे उस सेना का, ठीक है। और इस सेना का पैसा अगर तुम नहीं दे सकते तो कुछ एरिया ऐसे दे देना कि जहाँ से रेवेन्यू आकर के सेना का जो खर्चा है वो निकल जाए, और साथ में तुम्हारे साम्राज्य में रहेगा एक रेजिडेंट, रेजिडेंट यानी कि कुछ भी तुम विदेश नीति वगैरह किसी चीज को देख रहे हो तो इस व्यक्ति के माध्यम से देखोगे, रेजिडेंट के माध्यम से। एक तो रेजिडेंट छोड़ते थे उस राज्य में जिसको जरूरत होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, और वहां पर एक सेना भेजते थे। धीरे धीरे क्या करता था वेलेस्ली सेना में वृद्धि करता रहता था, और ये राज्य जो ये राज्य था जब इस सेना का खर्च नहीं उठा पाता था तो धीरे धीरे इस राज्य को क्या कर लेते थे, हड़प लेते थे। तो हम सब करके बताएं तो ये वेलेस्ली की सहायक संधि जो एक हड़प नीति ही थी, ठीक है। आप कहेंगे भैया समझ गए, इसको सब्सिडी ट्रीटी कहा जाता है, इसको सहायक संधि। तो सब्सिडी जो ट्रीटी थी आपका, जो सब्सिडी ट्रीटी था ये भी साम्राज्य को बढ़ा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात क्लियर है, बताएं बॉस, बात क्लियर होगी। तो वेलेस्ली संधि की थी वो किसके साथ में की थी, तो हम सबको पता होना चाहिए 1798 में उसने सबसे पहली संधि हैदराबाद के निजामों के साथ में ही की, यानी कि वापस चलेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 1798 में क्या हुआ, हम ये तो कहते थे इसको अगर ये एरिया मिल जाए, तो निजामों के साथ में इसने क्या किया 1798 में, 1798 में क्या कर ली, सहायक संधि कर ली, और सहायक संधि से ही किसको मिला लिया उसने, निजामों को अपने पक्ष में मिला लिया। निजामों को कौन बच गए भैया, बस मराठा बच गए इस समय पर, समझ गए ना बात को। जैसे आप देखोगे अवध का नवाब था सुजाउद्दौला 1801 में, हम आपको भविष्य में बताएंगे, अवध को मिलाया उसने, अवध को मिलाया सहायक संधि से ही, यानी कि जो अवध क्षेत्र ये भी हो गया, तो मराठी ही तो उनके लिए बचेंगे और कोई थोड़ी ना बचेगा। तो मराठाओं से फिर वो संघर्ष करेंगे, उसके बाद में मराठाओं से जीतने के बाद में फिर आपका सिखों से संघर्ष करेंगे इधर। अंग्रेजों ने धीरे धीरे कैप्चर किया। अच्छा, सहायक संधि जब लेकर के आया तो इसी बस वापस आए, अब आप समझ गए होंगे। तो 30 एंगल में इसका, उसके बाद में वेलेस्ली आया और वेलेस्ली ने क्या किया सहायक संधि को, और जैसे ही सहायक संधि उसने अपनाई तो 1798 में हैदराबाद यानी कि निजामी को मिला लिया अपनी तरफ, हैदराबाद अर्थात निजाम से उसने संधि कर ली सुल्तान, और टीपू सुल्तान से ये कहा कि भाई तुमको भी सहायक संधि अपनानी चाहिए। अब टीपू सुल्तान बेचारा इसी बात में फंस गया, और क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने बोला कि नहीं, हम सहायक संधि को नहीं अपनाएंगे।
सहायक संधि को। ये टीपू सुल्तान के अलावा उन्होंने मराठों को भी कहा था सहायक संधि के लिए, लेकिन मराठे उस समय अच्छी स्थिति में थे। मराठों का नेतृत्व कर रहे थे उस समय नाना फडणवीस, हम आपको बताएंगे आंग्ल मराठा संघर्ष में, और एक थे मराठों में महादजी सिंधिया। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से सहायक संधि के लिए मना किया था, तो अंग्रेज बहुत कार्रवाई नहीं कर पाए थे उनके ऊपर उस समय पर। लेकिन अंग्रेजों को दिख रहा था कि टीपू सुल्तान कमजोर हो चुका है। जिन फ्रांसीसियों का इसको सहयोग मिलता था वो आपको मुझे बताएं कि 1763 में वो पराजित ही हो चुके आपका, तो वो तो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे, थोड़ा बहुत सहयोग उनको प्राप्त होता था। तो जैसे ही अंग्रेजों को मौका मिला कि टीपू सुल्तान ने सहायक संधि से मना कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया, आपका टीपू सुल्तान पर कार्रवाई कर दी और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 98 में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आप कहेंगे 1799 में यहाँ पर वैली जिली था। और इस तरह से क्या हो गया साथी, आपका जो मैसूर साम्राज्य था उसको पूरी तरह से आपका उन्होंने अपनी तरफ मिला लिया। और एक वंशज था मैसूर साम्राज्य, जहाँ जिसको आपका हैदर अली ने हड़पा था, उन्हीं के वंश का एक छोटा सा बच्चा था, उसको इन्होंने आपका कृष्णराज को आपका क्या कर दिया, मैसूर का शासक घोषित करके उसको गद्दी पर बैठा। कौन सा क्लब का सदस्य बना था, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, यानी जैकोबिन क्लब की सदस्यता इसने ग्रहण की थी। क्या बोलेंगे, टुक मेंबरशिप ऑफ, वहाँ पर एक ग्रुप था, क्या बोलेंगे, भारत को मिसाइल प्रणाली देने वाला व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। वो आजाद भारत की बात है, जब आजाद भारत में 1982-83 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं IGMTP। जीपी शुरू हुआ था 1982-83 में, वो एपीजे अब्दुल कलाम जी के समय पर आजाद भारत में। ओके, बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी, वेरी गुड, बात समझ में आई सारी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। आंग्ल मैसूर युद्ध में तो आप क्या समझ रहे होगे। अब थोड़ा सा इमेजिन करना भारत के नक्शों पर। आज को आपको हम होमवर्क देते हैं और अपनी कॉपी पर एक रफ नक्शा बनाना, और अब तक अंग्रेजों की जो स्थिति है उसके बारे में आप